मध्य प्रदेश में चुनावी रण तेज हो चला है और इसमें दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है। अक्टूबर का पहला हफ्ता दिग्गजों के दौरे से भरा रहेगा। पीएम मोदी 2 अक्टूबर को ग्वालियर आएंगे। आचार संहिता लगने से पहले पीएम मोदी बड़ी सौगात देंगे। चुनाव से पहले ग्वालियर चंबल अंचल को बड़ी सौगात मिलने की संभावना। प्रधानमंत्री ग्वालियर में बड़े प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। लाडली बहना गैस योजना की अनुदानित राशि भी वितरित कर सकते हैं पीएम। 5 अक्टूबर को जबलपुर के दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। जबलपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रानी दुर्गावती का स्मारक का भूमि पूजन करेंगे पीएम। ग्वालियर चंबल महाकौशल क्षेत्र को साधेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 1 अक्टूबर को भोपाल दौरा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर संगठन की लेंगे बैठक। टिकट बंटवारे के बाद कार्यकर्ताओं को लेकर फीडबैक ले सकते हैं अमित शाह। प्रत्याशियों की अगली सूची को लेकर नामों पर हो सकती है चर्चा। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले होने जा रहे पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इन दौरों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उधर अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही कांग्रेस भी अपने राष्ट्रीय नेताओं को मैदान में उतार रही है। कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरों से चुनावी माहौल बनाने की तैयारी में है। 30 सितंबर को एमपी दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। काला पीपल में सभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की सभा में ताकत दिखाएगी कांग्रेस। कांग्रेस ने रखा 5 लाख से अधिक लोगों को लाने का लक्ष्य। ग्वालियर चंबल और निमाड़ से भीड़ जुटाने में रहेगा ज्यादा फोकस। पूर्व मंत्रियों और विधायकों को भीड़ जुटाने का टारगेट दिया गया। राहुल की सभा में होगी टिकट के दावेदारों की अग्नि परीक्षा। राहुल गांधी के दौरे के बाद प्रियंका गांधी भी आएंगी एमपी। प्रियंका गांधी 5 अक्टूबर को आएंगी मध्य प्रदेश दौरे पर। धार की सरदारपुर सीट पर जन आक्रोश यात्रा में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। दोनों पार्टियां दिग्गजों के दौरे को लेकर आमने सामने है। कांग्रेस पीएम मोदी और शाह के दौरों को बेअसर बता रही है, तो बीजेपी राहुल और प्रियंका गांधी की दौरे पर तंज कस रही है। देखिए, अमित शाह जी और मोदी जी तो वैसे ही बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल हो जाए। मोदी जी आए तो शिवराज सिंह जी का नाम ही नहीं लिया। अब शिवराज सिंह जी के पैर थर थर कांप रहे होंगे कि पता चला अमित शाह भी आए और मेरा नाम न लें, तो जो थोड़ी बहुत साख या इज्जत बची है वो भी बिल्कुल ही मिट्टी में मिल जाएगी। आने या जाने से मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में कोई फर्क पड़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का दौरा है। पहले राहुल जी आ रहे हैं, काला पीपल जा रहे हैं, उसके बाद प्रियंका गांधी जी आएंगी और तमाम जो कुशासन से जुड़े हुए मुद्दे हैं सरकार के, उनको भी उजागर किया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी क्या बदलाव मध्य प्रदेश में लेके आएगी उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, हम सबके लिए गौरव का विषय है। वो हमारे बीच में आते हैं, जनता में उनकी बात पहुंचती है और वहीं पर हम सब कार्यकर्ताओं का उत्साह भी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे गृह मंत्री जी, ऐसे नेता हमारे पास है, हम सबको गौरव है। ये तो क्या है कि इनके लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म है, पर्यटन है और मध्य प्रदेश की जनता के लिए मनोरंजन है। फॉर्मेलिटी करने आते हैं, मनोरंजन करने आते हैं, झूठे वादे करने आते हैं, ये शिकार करने आते हैं। तो शिकारी आएंगे, जाल फैलाएंगे, दाने का लोभ दिखाएंगे, लालच का लोभ दिखाएंगे। मध्य प्रदेश की जनता कहती है जाल में फंसना नहीं चाहिए। जनता जनार्दन मध्य प्रदेश की जान चुकी है कि 15 महीने की सरकार में आपने त्राहिमाम करके रखा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नीतियां और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों के परिणाम से हम 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। बीजेपी मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। पीएम मोदी बीजेपी का चुनावी चेहरा है तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रणनीतिकार। इसके जवाब में कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सामने ला रही है। इनके दौरों से दोनों पार्टियों को कितना फायदा होता है और कौन किस पर भारी पड़ता है, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा दिग्गजों के दांव पेंच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। दिग्गजों के दौरों से कितना सधेगा चुनावी माहौल। MP में चलेगा मोदी शाह का मैजिक या बजेगा राहुल प्रियंका का डंका।
क्या मोदी के फेस और शाह के मैनेजमेंट का मुकाबला कर पाएगी कांग्रेस? 23 की चुनावी तैयारी में कौन किस पर पड़ रहा भारी? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनावों में, हालांकि 5 राज्यों के चुनाव हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रण की बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर दोनों ही राजनीतिक दलों के, जिसमें एक की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है और कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में, दोनों ही दलों के बड़े जो दिग्गज नेता हैं, चाहे राहुल प्रियंका की बात करें कांग्रेस के लिए, या अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी जी की बात करें भारतीय जनता पार्टी के लिए, दोनों ही दलों के बड़े नेता अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। एक नया पैटर्न राजनीति में समय उभर कर सामने आ रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व प्रादेशिक नेतृत्व के साथ अच्छी खासी कदमताल कर रहा है। इसको एक अलग दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। अगर तंज के दृष्टिकोण से देखा जाए, नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो फिर ये भी है कि जो स्थानीय नेतृत्व है उसको फ्रीडम नहीं है, उसको फ्री हैंड नहीं है, उस पर भरोसा नहीं है, इस प्रकार की बातें भी हैं। बहरहाल जो भी हो, दोनों ही जगहों पर दोनों राष्ट्रीय दलों के बड़े नेता हैं और संयोग ये है कि एक जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एक जगह कांग्रेस की सरकार है। तो क्या दोनों दलों के बड़े नेताओं का, खासकर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, और अगर देखें तो राहुल गांधी जी इस समय पर कहीं किसी बड़े पोर्टफोलियो में नहीं है, पार्टी के किसी पद पर नहीं है, लेकिन वो काम वही कर रहे हैं जो अध्यक्ष का काम होता है। तो एक सेफ पैसेज भी राहुल गांधी जी को इस बार मिला हुआ है कि कुछ भी अगर ऊपर नीचे होता है तो बात जाके मल्लिकार्जुन खड़गे पर ठहरेगी। साथ में प्रियंका जी भी बहुत एक्टिव हैं। कभी राहुल जी जो अकेले मेहनत करते थे, वैसा इंडिविजुअल आइडेंटिटी के साथ प्रियंका जी नहीं है। प्रियंका जी के साथ कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। राहुल जी को एक बड़ा वक्त मिला लंबे समय तक अकेले प्रतिनिधित्व करने का। यहाँ मोदी और अमित शाह जी, जो कि अमित शाह जी के विषय में कहा जाता है कि बहुत माहिर हैं मैनेजमेंट के, प्रबंधन के, तो उनके भी लगातार दौरे हैं, मोदी जी के भी लगातार दौरे हैं। और कुल मिलाकर ये चुनाव जो है दोनों दलों के लिए एक तरह से नाक और साख का सवाल है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं मृणाल पंत जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, देखिए एक संयोग देखिए कि वहाँ राहुल प्रियंका जी हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ अमित शाह जी, मोदी जी हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है और ऐसी बनाई है जो इतिहास में अभी तक तो हुआ नहीं है। तो मध्य प्रदेश में माहौल देखने को मिल रहा है, हालांकि उनके छत्तीसगढ़ के भी दौरे वैसे ही हैं और वैसा ही माहौल छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। एक तरह से राहुल जी और प्रियंका जी को स्टार लीडर के तौर पर कांग्रेस ने रखा है, क्योंकि अगर ऑफिशियल पोर्टफोलियो की बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, लेकिन फिर भी एक स्टार पोर्टफोलियो उन्हें मिला है और जिम्मेदारी कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये स्टार पोर्टफोलियो उनके स्टार बदल देगा क्या? नवीन जी, हमारे यहाँ बुंदेलखंड का एक शब्द है ठलुआ, मतलब जिनके पास शब्द थोड़ा अजीब है पर उसका आशय है जिनके पास कोई काम नहीं हो, यानी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं विदाउट पोर्टफोलियो। तो वैसे आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका जी कोई काम नहीं है। उसके बाद भी आप देखिए कि प्रियंका गांधी जी कब लास्ट मध्य प्रदेश आई थी, राहुल गांधी जी कब लास्ट मध्य प्रदेश आए थे, ये रिकॉर्ड आप चेक कर लेना। और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और बीजेपी के नेता कब कब मध्य प्रदेश आए थे, रिकॉर्ड हम चेक कर सकते हैं। और इसका कारण सिर्फ, मूल कारण सिर्फ ये है कि दोनों भाई बहन को पता है कि ये परिवारवादी भ्रष्टाचारी पार्टी जिसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो एक बार फिर मध्य प्रदेश में हारने वाली है और हारेगी। तो इसलिए ये होगा कि वो तो आए ही बहुत कम थे, बहुत कम प्रचार प्रसार किया, ज्यादा प्रचार प्रसार करते जीत जाते,
तो आसन्न पराजय को देखकर दोनों भाई बहन ने बहुत सुविधा से तय किया कि जब कुछ कहीं काम ना मिले तो चलो मध्य प्रदेश घूमे आए। अरविंद भोसले जी ठीक कह रहे थे कि मध्य प्रदेश दोनों भाई बहनों के लिए पर्यटन और मनोरंजन का केंद्र, राजनीतिक पर्यटन, राजनीतिक मनोरंजन, और उसके माध्यम से आप जैसे बड़े प्रचार प्रसार मिल जाता है कि राहुल जी का दौरा होगा, तो इनका दौरा आप कहना होगा। क्या चाहते हैं कि मतलब ठलुआ बन के हलवा खाना चाहते हैं? नहीं सर, हलवा तो मिलेगा ही नहीं सर। हलवा लोगों को हलवा मिलता ही नहीं सर। नहीं जो काम करता है उसको हलवा मिलता है सर। नहीं, वो जनता ठीक है, का लेकिन जो- कई जो- बार जो- ऐसा जो- होता है ना, नहीं पंगत में कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार हो जाता है। अगर नहीं, आपने जिस जगह का उदाहरण दिया तो वहां कई बार खा जाते हैं हलवा, ऐसा नहीं। नहीं सर, यहाँ ये तो लोकतंत्र की ये पंगत है सर, और इसमें सर जनता का आशीर्वाद रूपी हलवा उन्हीं को मिलेगा जो विकास करेगा। ठीक। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत आदर के साथ जनता के समक्ष अपने विकास के बिंदु रखे। 2003 का बीमारू मध्य प्रदेश जो कर्ज में डूबा था, बिजली सड़क पानी नहीं हुआ करता था, बीमारू राज्य की परिभाषा में BIM में आ रही है, राज्य बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी मिलाकर बीमारू शब्द गढ़ा गया था 2003 की परिभाषा में, और आज मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश है। पूछ लेता हूं, विकास दर की बात करें, सबकी बातचीत करें, मध्य प्रदेश टॉप पर है। और ऐसी स्वप्न है, योजना है, नीति है और विश्वास है कि आने वाले 5 साल में जब दोबारा चुनाव आएंगे तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसको भी जनता की कृपा मिली, कहेगी कि अब हमने मध्य प्रदेश को नंबर 1 बना दिया जो नंबर 3 या नंबर 4 पर था। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। देखिए मृणाल जी, जिस प्रकार का मंतव्य है भारतीय जनता पार्टी का, वो तो ये कह रहे हैं कि नहीं है कोई काम धंधा तो चलो घूमने ही आ जाता है बंदा, के मध्य प्रदेश जरा देख लें, घूम आए थोड़ा, मतलब कैजुअल विजिट करने आ जाते हैं मध्य प्रदेश में। राहुल जी, प्रियंका जी मध्य प्रदेश को लेके बहुत सीरियस है नहीं, छत्तीसगढ़ के लिए कोई कमेंट आया नहीं है, क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी के नेता मध्य प्रदेश में चुनावी पर्यटन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के पास तो काम है। गृह मंत्री जी मणिपुर में उपद्रव शांत करने के लिए, शांति लाने का काम छोड़कर यहाँ पर चुनावी पर्यटन क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी के पास तो इतना काम है। 24 घंटे में से 14 घंटे टीवी की स्क्रीन पर दिखने और भाषणबाजी करने और 3-4 घंटे एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी बताते हैं वो कौन सा काम कर रहे हैं। तो काम छोड़कर केवल भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार को छुपाए रखने के लिए चुनावी पर्यटन कर ले, ये काम तो माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आपके पैकेज में लिखा था मध्य प्रदेश को सौगात देने आ रहे हैं, कैसी सौगात देने आ रहे हैं? 50% कमीशन सरकार को, जैसे 2021 की बारिश में ग्वालियर चंबल में सेवड़ा का पुल, इंदुरखी का पुल, रतनगढ़ माता का पुल, मेहता घाट का पुल बह गया था, क्या वैसी 50% सरकार को कामचोरी का काम करने की सौगात देने आ रहे हैं? लाडली बहना योजना की बात हो रही है, सुना है कुछ ट्रांसफर करेंगे। 700 रुपए अभी चुनाव के ठीक है पहले जो सरकार दे सकती थी वो 10 साल तक क्यों नहीं दे रही? इसका मतलब 700 रुपए प्रति महीना के हिसाब से 84,000 रुपए ये सरकार लूट चुकी है आम आदमी की जेब से, और उसके बाद चुनाव के 1 महीने पहले 700 रुपए जेब में डाल के वोट खरीदने की कोशिश कर रही है। केन का नदी का, बेतवा नदी का बांध पिछली बार बहा, कारम नदी का बांध पिछली बार बहा, बैतूल गड़ा का बांध अभी कल परसों ही टूटा है, और सुना है प्रधानमंत्री जी एक नए बांध की आधारशिला रखने वाले हैं। कृपा करके 50% का खेल बंद करिए, कृपा करके मध्य प्रदेश को कुछ विकास की सौगात दे दीजिए। और मैं तो जनता से अनुरोध करूंगा, भाजपा क्या सौगात देगी, जनता से अनुरोध है कमलनाथ जी को वोट दीजिए और मध्य प्रदेश को विकास की सौगात दीजिए। सर आपसे पूछना चाहूँगा, आपने दोनों पक्षों को सुना, लाजिम है कि वो अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन ये बात कांग्रेस ये बात उठाती है, जब सवाल ये उठता है कि राहुल प्रियंका जी पे कोई काम नहीं है, तो ये बात सही है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बहुत ही व्यस्ततम पोर्टफोलियो है, उससे ज़्यादा व्यस्त क्या होगा व्यक्ति। लेकिन जब वो मध्य प्रदेश आते हैं तो वो पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर आते हैं, लेकिन प्रोफाइल तो प्रधानमंत्री का है, तो एक सवाल खड़ा हो जाता है। दूसरी बात ये कि इसके पहले कभी, चूंकि आपका अपना एक बहुत बड़ा कार्यकाल रहा है, इसके पहले कभी शायद ऐसा हुआ हो कि इस इतने बड़े स्तर पर केंद्रीय नेतृत्व ने इतना इन्वॉल्वमेंट दिखाया हो, जहां हर निर्णय पर, हर छोटी बात पर लग रहा है कि अब उनका एक इम्प्रेशन है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूँ। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि इस बार के चुनाव में
केंद्रीय नेतृत्व की जितनी सक्रियता है इससे पहले कभी ऐसी नहीं रही दोनों दलों में, न कांग्रेस में न भाजपा में। आते थे राष्ट्रीय नेता भाजपा के भी और कांग्रेस के भी, लेकिन एक कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, एक दो बड़ी सभाएं हो गई और उसमें अपना काम हो जाता था। अगर आप उठा करके देखेंगे इतिहास तो विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की 2-3 से ज़्यादा यात्राएं नहीं होती थी, बड़ी सभाएं उसमें हो जाती थी। लेकिन इस बार दोनों ही दल बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। उसका कारण संभवतः ये हो सकता है कि दोनों ही दल 2018 के चुनाव से सबक लेना चाहते हैं और 2018 के चुनाव परिणाम को देख करके एक प्रकार से 2023 के चुनाव को चुनौती के रूप में ले रहे हैं। जिन गलतियों से पूर्ण बहुमत लेने में कांग्रेस थोड़ी पिछड़ गई थी या जिन गलतियों से भाजपा सरकार में नहीं लौट पाई, दोनों ही दल उनको सुधार करके अपने बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं, ये इसमें बराबर देखा जा रहा है। और इसी वजह से राष्ट्रीय, आप अगर देखेंगे तो मोदी जी की इतनी सारी यात्राएं हैं, अमित शाह की इतनी सारी यात्राएं हैं, राहुल गांधी जी की कितनी यात्राएं हैं। तो मोटे तौर पर दोनों दल इस बार नए नए प्रयोग करेंगे। जो प्रयोग अभी हमने भाजपा की सूची में देखा, ऐसे कुछ प्रयोग कांग्रेस की सूची में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये चुनाव बहुत प्रतिष्ठा का है। इन्होंने 2 सूची जारी कर दी हैं और इन 2 सूची पे आप देखेंगे अधिकतर सीट वो हैं जहां भारतीय जनता पार्टी हारी है या कमजोर है, और सारे जो बड़े दिग्गज हैं जिनमें किसी भी प्रदेश में एक क्षेत्र विशेष को प्रभावित करने का जो मादा रखते हैं, उनको एक विधानसभा का क्षेत्र दे दिया है कि अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो पता चलता है कि उनके करियर पे कहीं पूर्ण विराम न लग जाए। एक छोटी सी हार उनके लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकती है। तो बहुत भारतीय जनता पार्टी तो बहुत केंद्रित है, इतने बड़े बड़े लोगों को उन्होंने विधानसभा के टिकट दे दिए हैं। अगर कहीं उनमें ऊपर नीचे हो गया तो उन लोगों के पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा उसका। ये बिल्कुल आपने ठीक कही। इन जिन 8 बड़े लोगों को टिकट दिया है उनको आप 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। 2-3 सीट तो सुरक्षित जैसी है और 2-3 लोग ऐसे हैं कि अपना संघर्ष करके सीट निकाल लेंगे। हालांकि 2018 में वो हार गई थी, निकाल लेंगे। लेकिन 2-3 उम्मीदवार मान करके चलिए नवीन जी, उनको पसीना आने वाला है। अभी उनके नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। एक सीट तो ऐसी है कि लगातार 3 चुनाव में भाजपा पीछे रही थी। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उस सीट पर पीछे रही थी, 18 में भी हारे थे और उससे पहले 13-14 में भी पीछे रही थी। तो कुल मिलाकर के बहुत चुनौती होगी। लेकिन इसके अलावा इस बार पार्टी ने जो निर्णय लिया खास तौर से इन बड़े नामों को लेकर के, जो मुझे लग रहा है, आगे तो अपना पंकज जी बता पाएंगे कि मैं कितना सच कह रहा हूं कितना गलत कह रहा हूं, कि 8 लोगों को उतार करके उन्होंने उन 64 सीटों पर कवरेज देने की कोशिश की है। और उनको कहा गया, केवल आप देखेंगे प्रचार में, जो मेरा अनुमान है, नरेंद्र तोमर को छोड़ करके बाकी 7 के साथ अपनी लोकसभा क्षेत्र तक सीमित रहेंगे और उन पर यह जवाबदारी होगी कि आप अपनी सीट के साथ 7 और एक लोकसभा क्षेत्र में औसतन 8 सीटें होती हैं। तो कुल मिलाकर के ये 64 सीटों का गणित इसमें है। और थोड़ा सा अंतर जो आएगा वो हमको ग्वालियर में देखने को मिलेगा, नरेंद्र तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में। जी मृणाल जी, देखिए आपके बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, इनके भी बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, लेकिन इस बार इन्होंने चुनाव में बड़े बड़े लोग उतार भी दिए हैं। आप सोचिए कि देश की सबसे बड़ी पार्टी ने देश के अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता ही उतारे हैं। कार्यकर्ता तो कहीं ना कहीं अब उनके ऊपर मुंह ताक रहे होंगे, उन जगहों पर उन्हें मौका मिलना चाहिए। अब सांसद और केंद्रीय मंत्री अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके सामने चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन चुनौती अल्टीमेटली उन कार्यकर्ताओं के लिए भी है ये जो एक भविष्य की संभावनाएं देखते हैं। हालांकि आपके पास तो एक बहुत बड़ा छटनी पहले ही हो चुकी है, आपके पास तो खूब ग्राउंड है, लेकिन ऐसा नहीं करिएगा पिछले साल जैसा कि भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट लोग जब पहुँचें तो आप अपने मूल कार्यकर्ता को साइड में रख के और उनको मौका दे दें। अभी आपकी क्या है, आपने पत्ते ही नहीं खोले हैं, आप तो बिल्कुल पत्ते बंद करके रखे हैं। जाने क्या करने वाले हैं, मतलब कब निकलेंगी आपके यहाँ से चीजें? एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने द्वितीय और तृतीय पंक्ति के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, जो विधानसभा स्तर पर निष्ठा के साथ उस पार्टी के लिए सालों से काम कर रहे थे, उनका हक मार के टीआई साहब को हेड कांस्टेबल बनाकर भेज दिया।
इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी आम कार्यकर्ताओं के बीच से इस बार काफी सर्वे हुए हैं, काफी मेहनत हुई है, काफी राय मशविरा हुआ है और जमीन पर काम करने वाले लोगों को कांग्रेस पार्टी ने टिकट देने का मानस बनाया है। दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है नवीन जी। एक, स्थानीय स्तर पर सक्रिय व्यक्ति कांग्रेस का उम्मीदवार होगा और कमलनाथ जी ने अपनी छोटी से कार्यकाल में जो विश्वास मध्य प्रदेश की जनता का अर्जित किया था, इन दोनों बातों को लेकर हम चुनाव में जाने वाले हैं। हमारे जो नेता दिल्ली से आने वाले हैं वो गारंटियों पे डबल गारंटी दे रहे हैं। कमलनाथ जी का तो अपना विश्वास है ही, क्योंकि उनकी सरकार में उन्होंने उन सारे वादों को जो अभिनव थे, नए थे, उनको सबको पूरा करके दिखाया था। अन्यथा किसने सोचा था कि पुलिस वालों को कभी साप्ताहिक छुट्टी मिलेगी? किसने सोचा था कि आशा उषा कार्यकर्ताओं का मानदेय 2 गुना होगा? सरकार कहते ही जिसे 1000 रुपए तक ले जाने की घोषणा कमलनाथ जी ने की थी और मजबूरी में इस सरकार को करना पड़ा। तो इस तरह के अभिनव प्रयोग करने वाले, शुद्ध के विरुद्ध युद्ध का प्रयोग करने वाले, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने वाले, वो विश्वास जनता के मन में कायम है। सक्रिय कार्यकर्ता, सक्रिय व्यक्ति और कमलनाथ जी का विश्वास, इन दो मुद्दों पे हम कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। जी पंकज जी, डबल गारंटी की बात है, आप डबल इंजन की बात कर रहे हैं, ये डबल गारंटी की बात कर रहे हैं। परिवारवाद और भ्रष्टाचार की गारंटी, झूठी घोषणाओं की गारंटी, जिन्होंने 2 लाख तक का कर्ज किसान माफी का वादा किया, 10 दिन तक वो नहीं पूरा किया, 4000 बेरोजगारी भत्ते का वादा पूरा नहीं किया, दूध पर बोनस का वादा पूरा नहीं किया, पेट्रोल डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर कम करने से नहीं किया, 1 लाख नौजवानों की नियुक्ति का वादा पूर्ण नहीं किया, ढोल चरण का बैंड का प्रश्न दिया, 943 झूठ लिखकर, मतलब ऐसी राजनीतिक निर्दयता नवीन जी पहली बार देखी कि लिखित 973 वचन झूठे साबित हुए। उसके बाद कह रहे हैं कि हमारी गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी में नवीन जी कोई कनिष्ठ वरिष्ठ, मेरा उत्तर हो जाए, भारतीय जनता पार्टी में नवीन जी कोई कनिष्ठ वरिष्ठ नहीं होता, सबके सब कार्यकर्ता होते हैं। हर कार्यकर्ता की भूमिका बदलती है। हम तो अपने उस दायित्व को पूर्ण करते हैं जो संगठन देता है। वो दायित्व क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल का चुनाव चिन्ह प्रत्याशी होता है और उस प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह का प्रतिनिधि कौन है? द्वितीयक है। और ये कांग्रेस की सोच गलत नहीं, उनके कनिष्ठ चलता है, वरिष्ठ चलता है, लेकिन ये तो ठीक है आपके तो प्रत्याशी। लेकिन आप सोचिए कि जहां एक तरफ आप ये मतलब एक पीढ़ी परिवर्तन की बात कर रहे हैं और यहाँ पीढ़ी परिवर्तन की जगह सीढ़ी परिवर्तन कर दिया सीधा आदमी को। हमने नवीन जी हमने 79 टिकट डिक्लेयर किए, उसमें से 76 सीटों पर पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी। वो हमारी आकांक्षी विधानसभा है। सीधी मैयर और नरसिंहपुर को छोड़कर बाकी 76 विधानसभाओं में कांग्रेस के विधायक इस समय हैं और उन 76 स्थानों पर हमने अपने प्रत्याशी घोषित किए। और वहीं कांग्रेस ने कहा था कि चुनाव संहिता की अनुमानता 1 साल पहले प्रत्याशी घोषित करेंगे, फिर कहा 6 महीने पहले, फिर अगस्त की बात करी, अब सितंबर समाप्त कर रहे हैं हमें जल्दी। असल में समस्या यह है कि वो जो इनके कनिष्ठ वरिष्ठ, तेरा मेरा, गुटबाजी, खेमेबाजी, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, उन सब के चलते सामंजस्य है ही नहीं। और अभी तो आपने कहा ना पत्ते नहीं खुले, सर पत्ते खुलेंगे तो पत्ते चूर चूर हो जाएंगे, क्योंकि सूखे बेजान पत्ते हैं सर, इसलिए दम ही नहीं पत्ते खोलने की। जी तो कुछ कहना चाह रहे हैं मृणाल जी, ये लास्ट 1 मिनट है, दोनों लोग बात कर सकते हैं। लाख की है तो बंद मुट्ठी लाख की है, घोषित की है नवीन जी भारतीय जनता पार्टी। उनमें से 8 तो केंद्र से आयात कर लिए मंत्री और सांसद, 4 भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से आयात किए हैं। श्रीकांत चतुर्वेदी जी, गुड्डा पटेरिया जी, जो अभी पिछले चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के विधायक होते थे। असल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवारों का टोटा है। पहली और दूसरी सूची में मिला के 60 लोग ऐसे हैं जो इससे पहले के चुनाव हारे हुए हैं। कुछ तो नया प्रयोग करते, कुछ नए लोगों को मौका देते, कुछ ऐसा लगता है कि ताजगी का वातावरण है। लेकिन चुनाव पहले से हार चुकी है भारतीय जनता पार्टी और वो पहले की दोनों सूची से स्पष्ट तौर पे मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। कोई नवीनता नहीं है नवीन जी, कोई अभिनव प्रयोग नहीं है। मॉरल डाउन हो गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। 50 से ज्यादा सीटों पे बेहतर है विरोध भारतीय जनता पार्टी में है, असंतोष है। बड़ी संख्या में लोग बागी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। सीधी के विधायक ने तो सीधी की सांसद के लिए कह दिया कि यहाँ कभी दिखाई नहीं थी, 1 रुपया क्षेत्र में खर्च नहीं किया है। खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये वाला मीडिया की चर्चा का मीडिया की चर्चा में आत्मिक शांति का ये जो है एक टोटका है। कुछ तो पूरा टाइम ही 30-30 मिनट इसी प्रकार से चलता है, लेकिन मैंने इसको टोटका मान लिया है कि ये टोटका थोड़ा
1 मिनट करा दो, तो इससे क्या है, चर्चा की आत्माएं शांत रहती हैं। तो मैं करा देता हूं, कई बार छूट जाता है, उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन अंतिम प्रश्न के साथ सर चर्चा समाप्त करूंगा कि कर्नाटका में जब पूरी तरह से टेकअप किया, कर्नाटका में भी मोदी और शाह जी की जोड़ी थी, सारे निर्णय उनसे ही हुए, और कर्नाटका ने जो रिजल्ट आए कर्नाटक के, वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो खड़े कर दिए उन्होंने। तो इस बार वो कोई वजह नहीं छोड़ना चाहते, चाहे पुराने नेताओं को लाएं, जिनमें, जैसा आपने कहा कि जिनमें एक क्षेत्र विशेष को जिताने का मादा है, उनको जवाबदेही दी गई है कि उन जगहों पर जहां हारे थे, अगर उनमें से आधी सीटें भी निकाल पाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो कुछ पारंपरिक सीटें कुल मिलाकर सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। तो सारे दाव पेच क्लियर हैं इनके। कांग्रेस को भी अब अपने प्रत्याशी चयन में उतनी ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो अभी उन्होंने 79 टिकट दिए हैं, इसमें 3 सीट भाजपा की हैं, बाकी 76 सीट हारी हुई है। इन 3 में से 2 सीट पर भाजपा सेफ है, 1 सीट पर टक्कर अच्छी होगी। इन 3 जो अभी भाजपा के पास है, बाकी 76 सीट में से अगर 20 सीट भी वो जीत लिए तो 150 सीट, जिसमें से 128 उनके पास है, अगर 150 में से 100 जीत लिए और इन हारी हुई में से 20 जीत लिए तो सरकार बना ही लेंगे। तो वो जो है सारा का सारा गणित बहुत जोरदार तरीके से लगा रहे हैं। अब देखना यह है, अभी कांग्रेस की मुट्ठी बंद है, कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित नहीं किए। अब कांग्रेस किस तरीके के उम्मीदवार घोषित करती है, मान करके चलिए ये पहला ये चुनाव भी इसमें का होगा। इसमें चुनाव की तो विशेषता है, एक तो चुनाव आखिर तक बहुत तीखा, तेज पैना और धारदार होगा इस बार का चुनाव। लेकिन मान करके चलिए कि परिणाम से लगभग 10-12 दिन पहले मीडिया को ये बिल्कुल अंदाज, आज की तारीख में अंदाज नहीं है कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, लेकिन 10-12 दिन पहले इस बार के चुनाव का उम्मीदवार देख करके रिजल्ट का अंदाज बहुत आसानी से लग जाएगा। इस बार जिस तरीके से रणनीति दोनों कर रहे हैं, बिल्कुल खुली रणनीति है दोनों की। तो कुल मिलाकर के ये चुनाव बहुत दिलचस्प है और कांटे का चुनाव है इस बार का। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो दिग्गज भले ही दाव पेंच लगाएं, लेकिन पहलवान तो स्थानीय ही उतरेंगे। कुश्ती तो स्थानीय पहलवानों के बीच होनी है। दिग्गज उनको किस प्रकार की ट्रेनिंग दे सकते हैं, किस प्रकार के दाव पेंच सिखा सकते हैं, लेकिन जब सीखने वाला उद्यत ना हो तो सिखाने वाला सिखाएगा क्या। दूसरा, स्थानीय पहलवान की साख, स्थानीय पहलवान का समर्थन। तो कुल मिलाकर कितने भी दाव पेच हो जाएं केंद्रीय नेतृत्व के, धोबी पछाड़ तो स्थानीय व्यक्ति ही लगाएगा। तो प्रत्याशी चयन में जिसका बेहतर आकलन होगा, जिसका बेहतर प्रत्याशी चयन होगा, वही इस बार सरकार बनाने के करीब होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।